नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद अरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना। अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी? एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। 8 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। 2 हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 2 पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की 2 शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा, टॉवेल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना। देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे। आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी, पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है। मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। उफ़, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई,
अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना। मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी? मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा, क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या? अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सबको सांप सूंघ जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो? कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। प्रकाश समझ जाता है कि हर बात के पीछे अरे मजाक कर रहा था बोलने से वो बात मजाक नहीं हो जाती। उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता।
किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीज़ों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री, बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज़्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी,
अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं। हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ। जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई। हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें। जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ, तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। अरे क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा।
सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था, कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा
कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया। पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई। मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओई माँ, छी ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। जलेबी बाई। वर्मा जी के यहाँ एक काम वाली आई। उसका नाम था जलेबी बाई, क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे। बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी। अरे साहब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्या क्लासेस क्लासेस क्यों चाहिए तुमको? अरे नहीं साहब, वो होती है ना गर्मी की। गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए 2 दिन की। अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो? सीधे सीधे बोलो ना। वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी? अरे मेरे भाई के जो पापा है ना, उनकी जो पत्नी है ना, उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है। हो, ऐसी पहेली मत बुझाओ कि मुझे बुखार आ जाए। अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई। अरे देखो, मेरे भाई के पापा, मेरे पापा, उनकी पत्नी यानी मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा के पापा यानी मेरे नाना, और मेरे नाना की पत्नी यानी मेरी नानी को ना बुखार आ रहा है साहेब। अरे जलेबी भाई, तुम 2 नहीं 10 दिन की छुट्टी ले लो। बस अगली बार से ना ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना, मुझसे नहीं। ठीक है। एक और बात साहेब। एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा।
पागल खाने क्यों जाओगे आप? अरे चावल ही खा लो। अरे जलेबी भाई, दिमाग का ढोकला मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। वर्मा जी जलेबी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं। अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलझा दिए। कितना घुमा घुमा के बात करती है जलेबी बाई। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगा घर के काम में, लेकिन जलेबी बाई को तो और झेल नहीं सकता मैं भाई। अरे शांत हो जाओ, मैं संभाल लिया करूंगी उसे, लोड मत लो आप उसका। हाँ हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वरना मुझे नहीं संभाल पाओगी। मुझे आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होना पड़ेगा। आगरा क्यों जाना? मुझे तो लगता है जलेबी बाई इस घर में थोड़े दिन और रही तो हमारा घर ही एक मशहूर पागल खाना बन जाएगा। तो दूसरी काम वाली ढूंढ ले क्या? अरे आजकल तो हर काम वाली बाई जलेबी जितनी ही टेढ़ी होती है। निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम। लंबी छुट्टी के बाद जलेबी बाई घर आती है। अरे आ गई जलेबी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी? और वो जो 2 के पहले आता है और जो 0 के बाद आता है। अब एक? हाँ, 1 नंबर है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है, पगार का पैसा कटने पर भी होता है। अरे क्या होता है? बुरा लगता है। अरे जो सर में होता है, पेट में होता है, और जिसे सही करने के लिए ना आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में। अच्छा बस, मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलेबी जैसी बातें सुनकर। एक काम करो, ऊपर गेहूं की पोटली रखी है, तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिसवाना है। जलेबी बाई भागकर छत पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कोशिश करती है, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से उससे बोरी उठती नहीं। वो सोचती है कि पोटली जल्दी पहुंचानी है। बस जलेबी बाई के टेढ़े दिमाग में एक टेढ़ी तरकीब आती है। वो पोटली को छत पे घिसकर उसे बालकनी तक ले जाती है और छत से भीतर बरामदे में बोरी फेंक देती है। लो जी लो, हो गया जल्दी जल्दी काम। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि अनुराधा वहां उसे गुस्से से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बिखरा पड़ा है। ये क्या किया? अरे पोटली में वजन ज्यादा था, आपने कहा था जल्दी से ले आओ, तो इससे जल्दी कैसे करती मैं बताओ तो। हाँ, अरे एक काम तो सीधा करो, अब क्या करेंगे इन गेहूं का? सब सत्यानाश कर दिया। अनुराधा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। जलेबी बाई फिर भी सुधरती नहीं है। रोज कोई घूमी फिरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट करती है, तो कभी अनुराधा के काम बिगाड़ती। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का कहने पर कमरों की दीवारों पर झाड़ू टांग के कहती, लगा दी कमरे में झाड़ू। देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। अरे दीदी, पैसे दे दो ना। पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है का मतलब? पैसे तो होते ही है ना घर में। अरे भरोसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंढ के बता दे कहाँ पैसे हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अबे ढूंढ के लाई मैं। जलेबी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है। अरे इसमें है ना पैसा। अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे दीदी है ना, 2000 का नोट। अरे तो वो तो 2000 रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। अरे दीदी दे दो ना, जल्दी घर जाना है, आज मेरी तारीख है। अरे पक्का आज तेरी तारीख है? हाँ दीदी, आज मेरी तारीख है, आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं। देखो आज तो 1 तारीख है, तेरी तारीख तो है नहीं आज। अरे दीदी दे दो ना, घुमा क्यों रही हो इतना? अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी? 5000, आप ही ने तो तय की थी।
5 मतलब जो 4 के बाद आता है और 4 के पहले। हाँ हाँ दीदी, 5 वही जो 3 में 2 जोड़ के होता है। अरे हाँ दीदी हाँ, 5 वही ना जो 10 में से 5 घटाने पर होता है। अरे दीदी मैं समझ गई, अब आपको कभी नहीं घुमाऊंगी। प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना, सारी। और अब ना ये जलेबी बिल्कुल सीधी हो जाएगी कसम से। जलेबी बाई की अकल ठिकाने आ जाती है। अनुराधा जलेबी को पैसे दे देती है और कहती है, अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर घूमने भेज देंगे, जहां से तुम घूमने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाओगी। समझ गई जलेबी बाई? कहते हैं ना, सीरियल समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी जल्दी आओ जल्दी, देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है, तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चाटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चला कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हुआ आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो तो ही अच्छा है। पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना, मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए।
हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण? अरे करमजली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी, और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई। मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंकी मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है। अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में 2 बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे। सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहती। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं बहू, तू कहीं ना जा। हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना? ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं। मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में
बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा देश है। मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहां जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरी बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसु का पति वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसु पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का। उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसु आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसु, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ सांगसु, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ। तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसु के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सांगसु की शादी का मंडप परसों लग जाएगा। तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसु के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है। भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसु की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी?
शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो मैं करूँगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। सासू माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की, देख लो। पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा
और गांव वाले क्या सोचेंगे। ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है।
बिजली की सास उसे खुशी से गले